जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी एवं चंद्रमा का संबंध क्या है ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, पृथ्वी क्या करती है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। यानी चंद्रमा क्या है? पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह क्या होता है? जो अपने ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करे, उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग जरा गौर करिएगा इस फिगर पर। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए, ये आप जरा इस पे गौर करेंगे। यहां पे देखिए 28 डेज लिखा है। यानी ये चंद्रमा जो है स्वयं का अपना एक चक्कर जब लगाती है चंद्रमा, तो कितना समय लेती है? तो 28 दिन का समय लगाती है। ठीक है, वही पृथ्वी को कहे कि पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे में। ठीक है, चंद्रमा 28 दिन में एक चक्कर अपना पूरा करता है, पृथ्वी अपना 24 घंटे में। ठीक है, वहीं चंद्रमा को कहें कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जो है कितने समय में लगाती है? तो 28 दिन में लगाती है। कितने दिन में? 28 दिन में। ठीक है, यानी चंद्रमा खुद का भी अपना एक चक्कर और पृथ्वी का भी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 28 दिन में लगाती है। वहीं अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 365 दिन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 365 दिन। कितने लगते हैं? 365 दिन, यानी एक वर्ष का समय लग जाता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, चलिए वहीं अगर जो सूर्य को कहे, सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी अपना गोल चक्कर लगाता रहता है। तो सूर्य अपना एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि जो हमारा चंद्रमा है अपने अक्ष पर अगर घूमता है तो 28 दिन का समय लगाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे का समय लगाती है, और सूर्य अपने अक्ष पर जो है 27 दिन का समय लगाता है। वहीं पृथ्वी की बात करें कि सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, एक चक्कर पूरा करने में, तो 365 दिन का समय लगाता है। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में? तो 28 दिन में। और चंद्रमा अपनी धुरी पर भी एक चक्कर 28 दिन में लगाती है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा फिगर से। दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर अपने दोस्तों में करें। आइए कुछ और बातों पे ध्यान देते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये चीज हमने आपको बताया। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये चीजें हमने आपको फिगर से पहले ही बता दिया हुआ है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यहां पे देखिए, चंद्रमा क्या है? सूर्य की भी परिक्रमा करता है। जैसे इस फिगर में मैंने अभी आपको फिगर ये समझाया। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा जो ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमता है, उसके साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी के साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। जब पृथ्वी यहाँ होगी तो चंद्रमा इसके किनारे किनारे घूमेगा। अगर पृथ्वी यहाँ है तो चंद्रमा इसके किनारे किनारे घूमेगा। ठीक है, तो यानी पृथ्वी का चक्कर लगाने के क्रम में वो सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। आगे समझते हैं। आइए,
रात के आकाश ने सबसे तेज, रात में जब हम देखते हैं आकाश में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यानी चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। तो उपग्रह में ना तो उपग्रह हो या ग्रह, उसमें ना तो खुद की जो है हीट होती है, ना खुद की लाइट होती है, यानी उसमें प्रकाश भी नहीं होता, उसमें ऊष्मा भी नहीं होती। ठीक है, वही चीज ग्रह में भी होता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहते हैं। ठीक है, चांदनी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये चंद्रमा है, चमक रहा है खूब ढेर सारा, तो ये क्या है, चांदनी वाला चंद्रमा है। अब इसमें देखिए, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये हमारी चंद्रमा है। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है, इस तरह से। ठीक है, इसलिए इसको उपग्रह बोलते हैं। आइए आगे समझते हैं। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किमी दूर है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है 3,84,000 है, किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी चंद्रमा का जो व्यास है, ठीक है, वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। क्लियर है? चले, 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। यानी पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण यह रात में क्या है, रात में आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से काफी नजदीक होने के नाते यह घटना होती है। यहां पर आप इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारी चंद्रमा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 3,84,000 km यानी किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यानी जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो हमारी दूरियां हैं 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, आइए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी प्रत्येक पिंड अथवा वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान मतलब भार, यानी ऐसी वस्तु जिसमें कुछ वजन हो, कुछ वेट हो। ठीक है, एक बल द्वारा अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे उसका गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब ऐसा नहीं, अब एक पेज को ही ऊपर उछालोगे तो उसमें भी कुछ भार होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी हो, तो कुछ भार होगा, तो क्या पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो जो जिस प्रक्रिया में वो पृथ्वी जो है उसको खींचती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जो बल वो लगाता है उस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम जब पेड़ से कोई फल गिरता है, यहाँ पे देख रहे हैं सेब गिर रहा है, तो एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, ये जो है आपका पेड़ से पत्ते या फिर पेड़ से फल जो है जब टूटता है तो नीचे जमीन पर गिरता है, ये ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है, आइए गुरुत्वाकर्षण के बल और उसके मान के बारे में समझते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी जो हमारी पृथ्वी है
उस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, पर सेकेंड है। वहीं वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का भी परिकलन किया। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1.62 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी अगर हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो 9.8 है, 9.8 है। वहीं चंद्रमा की बात करेंगे तो 1.62 मीटर प्रति सेकेंड है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 6वां भाग है। लगभग कितना है? 6वां भाग। आइए समझते हैं 6वां भाग का मतलब इसका, यानी अगर आप 6वें भाग का मतलब इसमें है, अगर आप यहाँ 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पे जब जाएंगे तो आप 6 किलो के हो जाएंगे। वही देखिए कह रहा है, यानी सॉरी उसका 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दाएं 60, यानी आप 10 किलो के ही रह जाएंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अब देखिए कैसे। आप पृथ्वी पर जहां खड़े होकर एक छलांग यानी कूदते हैं लगाई, जिसकी ऊंचाई मतलब ऊंची छलांग आपने एक बार में जितनी आपने ऊंची छलांग एक बार में लगाई है उसका 6 गुना ऊंचा छलांग जो है आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अब आप जरा हमसे समझिए। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, डोरेमोन समझ लिए, चाहे जो भी है, मंकी है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो बच्चा अगर पृथ्वी से जंप कर, अगर 1 फीट का जंप कर पा रहा है, कितना? 1 फीट। 1 फीट अगर ये जंप कर पा रहा है, ठीक है, जमीन की सतह से, जमीन से, अगर यही बच्चा जब वहां पे जाएगा, ठीक है, चंद्रमा पर, तो उसका जंपिंग जो है बढ़ जाएगा, वो 6 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, मतलब 6 फीट की ऊंचाई तक वो कूद जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? यानी अगर वो 1 कूद रहा है तो वहां पे 6 कूदेगा। अगर यहां 2 कूद रहा है तो 6 दूना 12 वहां कूदेगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी वहां पे चंद्रमा पे कम है। यानी जो गेंद आप उछालते 1 फीट उछलता तो वहां 6 फीट उछलेगा। बात समझ रहे हैं? चल, ये सारी चीजें होती हैं ग्रेविटी के कारण। आइए और चीजें समझते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या क्या और चीजें होती हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इसमें जानेंगे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर स्थित समुद्रों पर स्पष्ट रूप से ज्वार भाटा के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। आपने देखा होगा समुद्र में लहरों को उठते और गिरते हुए देखा होगा। जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो उसको कहते हैं ज्वार। अगर वही समुद्र की लहरें जब नीचे गिरती हैं तो उसी को कहते हैं भाटा। यानी समुद्र की उठती हुई लहरों को या तरंगों को हम ज्वार कहते हैं, और गिरकर वापस जाती हुई तरंगों को क्या बोलते हैं? तरंग या लहरों को क्या बोलते हैं? हम भाटा बोलते हैं। देखिए चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी के समुद्र के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे लहरें ऊंचे उठने और गिरने के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, सागरीय जल के ऊपर उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, यानी जब पानी ऊपर की ओर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब गिर जाता है, वापस गिर जाता है, तो उसको भाटा कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ज्वार और भाटा में। आइए फिर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को फिगर के द्वारा से देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। जैसे देखिए यहां से समुद्र की लहरें ऐसे उठ रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये समुद्र की लहरें उठ रही हैं, तो समुद्र की लहरों का उठना ही क्या है? ज्वार है। और जब वापस ऐसे टकरा करके चट्टानों से ऐसे चाहे जब उठते हैं फिर वापस जाने लगते हैं समुद्र की ओर, तो उसी को भाटा कहते हैं।
यानी समुद्र की उठती लहरें को ज्वार कहते हैं और गिरती हुई लहरों को भाटा कहते हैं। ये कुछ फिगर है, इसको जरा आप लोग समझेंगे। कभी ये ज्वार यानी जो ज्वार भाटा होता है, कभी ये ज्वार दीर्घ होता है, कभी ये लघु होता है। इसका कारण क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। यानी कभी लहरें बहुत ज्यादा ऊपर तक उठती हैं, कभी कम ही उठती हैं। इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका सूर्य है। दोनों कंडीशन हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, सूर्य है। तो जो ये सूर्य है आपका, तो सूर्य तो दीर्घ ज्वार का जो समय होता है, यानी ज्यादा लहरें कब उठती हैं, तो अमावस्या के दिन। ये अमावस्या क्या होता है, अमावस्या ये वही दिन है जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपकी क्या आ जाती है, चंद्रमा। पृथ्वी और क्या है, सूर्य के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रमा आ गई। ठीक है, तो जब चंद्रमा आ जाती है तो क्या हो जाता है, अमावस्या लग जाता है। तो इस दिन दीर्घ ज्वार होता है। ठीक, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है कभी कभी। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ये दो कंडीशन ऐसे हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो और जब चंद्र ग्रहण हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका दीर्घ ज्वार होगा। यानी चाहे चंद्र ग्रहण जब लगे और चाहे जब सूर्य ग्रहण लगे। अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण। तो ये दो तिथियां ऐसी हैं जिस दिन ज्वार तीव्र होता है या दीर्घ ज्वार होता है। और सुनिए, लघु ज्वार कब होता है, ये भी आप बात समझें। लघु ज्वार की अगर हम बात करें तो देखिए, तो सूर्य यहां है आपका, देख पा रहे हैं यहां पे सूर्य है, तो पृथ्वी यहां है। यानी इन जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, यानी उसके आमने सामने ना तो चंद्रमा हो और ना ही, मतलब इसके बीच में चंद्रमा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा न तो उसके आमने हो, ना उसके पृथ्वी के आगे हो, ना पीछे हो, मतलब सामने भी नहीं है, देखिए यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये होता कब है, ये अष्टमी के दिन होता है, हमेशा अष्टमी के दिन। ठीक है, तो इस परिस्थिति में लघु ज्वार होता है। इस परिस्थिति में क्या होता है, लघु ज्वार होता है। बात समझ गए, ठीक, ओके। आइए चंद्रमा की गतियों के बारे में जानते हैं। चंद्रमा की गतियां, आइए समझते हैं चंद्रमा की गतियों के बारे में, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। चंद्रमा की गतियां, ठीक है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन, ठीक है, 7 घंटे 43 मिनट का समय लेता है, में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, लगभग वही 28 दिन का बात करें। यानी चंद्रमा क्या है, अगर जो पृथ्वी की का एक चक्कर लगाता है तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगाता है। ये चीज आपको, ये एक्यूरेट है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है, इस पे कोई त्रुटि नहीं है कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट आपका समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं।
अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए आपका जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है, ठीक है। ये चंद्रमा जो है जब पृथ्वी का चक्कर लगा, तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया लगाने में, तब यहाँ से लगाने में स्टार्ट करेगा तो ऐसे 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 घूमते घूमते फिर यहाँ आएगा। लेकिन अगर यही की बात करें एक चक्कर लगाने के बाद, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में लगा लेगा। लेकिन उस 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ये जो पृथ्वी, ये तो सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है इधर ऐसे ऐसे जा करके, तो ये यही नहीं रहेगी, ये कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, इधर कुछ और आगे बढ़ गई होगी, 27 दिन में कुछ तो आगे बढ़ी होगी, क्योंकि इसको तो ये तो अपने अक्ष पे घूमते घूमते इसको तो सूर्य की भी परिक्रमा करनी है। तो ये जब आगे बढ़ी होगी तो इसको भी तो और आगे जाके घूमना पड़ेगा यहाँ से आके, तब फिर यहाँ अपने अक्ष पे लाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ से वो चंद्रमा स्टार्ट किया फिर उसी जगह अगर उसको आके रुकना है तो उसको 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये समय अधिक क्यों लगता है? क्योंकि जो जितना 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट जितना पृथ्वी आगे गई होगी, उतना और आगे से उसको घूम करके आना पड़ेगा अपने पुरानी जगह पे। इस वजह से उसको 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लग जाता है। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर या परिभ्रमण पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, यानी हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग देख पाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपना एक चक्कर लगाएगा तब तक पृथ्वी और आगे बढ़ गई होगी, अब अपने पुराने स्थान पर आता तब तक, क्योंकि अगर पृथ्वी वहीं होती है, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता और पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा होता, तो हम उसका दोनों भाग देख पाते। क्योंकि जैसे ही ये इसका दूसरा भाग आएगा, ये पृथ्वी हमारी कहाँ आगे बढ़ चुकी होगी, जिस वजह से हमको हमेशा पृथ्वी चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं, दूसरा भाग नहीं देख पाते। ये सबसे बड़ा कारण रहता है। आइए इसको हम समझते हैं कैसे जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। आइए देखिए, यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां से शुरू किया, यहां से परिक्रमा शुरू हुआ, आरंभ हुआ। अब जब ये इस क्रम में ऐसे जा रहा है तो ये वाला जो भाग है यहीं रह गया, फिर ये वाला भाग यहाँ रह आएगा, फिर ये जो आगे वाला भाग है वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन है जो पीछे जो बैकग्राउंड वाला, चंद्रमा के बैकग्राउंड वाला जो भाग है इधर का, ये हमको नहीं दिख पाता, क्योंकि ये तो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है, साथ साथ में यहाँ से ऐसे बाहर जाते हुए यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य का भी ये चक्कर लगाएगा। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये भी तो कुछ आगे खिसक जाएगा, ये भी कुछ आगे खिसकेगा। तो जिस वजह से ये पृथ्वी से हम जो है चंद्रमा का मात्र एक ही फ्रंट वाला ही भाग देख पाते हैं और दूसरा भाग इसका नहीं देख पाते। ये बड़ा कारण है। चलिए यहां पे आज हम लोग जानेंगे चंद्रमा की कलाएं। आइए समझते हैं चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, विथ फिगर समझेंगे। चंद्रमा की कलाएं, प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कभी चंद्रमा कम दिखाई देता है, कभी थोड़ा और बड़ा होता है, कभी और बड़ा होता, कभी आधा दिखाई देता है। तो ये होता है क्यों? ये चंद्रमा की कलाओं के कारण। चंद्रमा अपनी आकृति में निरंतर बदलाव करती रहती है। एक महीने में एक पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है, ठीक है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। यानी जब ये चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बदलती रहती है अपनी आकृति को, इसी बदलाव को ही हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आइए चंद्रमा की कलाएं समझते हैं। ये एरो देख रहे हैं, ये सब क्या है? सनलाइट है, यानी सूर्य का प्रकाश जब इधर से आता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हम यहां पर हैं। हम कहाँ हैं? यहां पर पृथ्वी।
अब पृथ्वी की परिक्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा। यहाँ देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर, जब इस सीधे में आएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक ही भाग इसका प्रकाशित होगा, का पीछे का नहीं होगा। जब यहाँ आएगा तो सूर्य का प्रकाश तो सीधे आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा ही पड़ेगा। क्यों? ऐसे आगे निकल जाएगा इधर से। और जब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, तो ये सूर्य का प्रकाश क्या सीधा पड़ रहा है। ठीक है, अब यही भाग जब आ गया, फिर जब इधर जब रोटेट होकर के आता है, फिर ये तो ऐसे ही घूमते घूमते आया इधर, फिर यहाँ से आएगा, फिर आगे वाला ही भाग सिर्फ दिखेगा। यानी चाहे इधर से देखे चाहे इधर से, हम इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि एक ही भाग पे इसका जो है लाइट पड़ता है, जिस वजह से दूसरा भाग इसको हमको दिखाई नहीं देता। अब इस परिक्रमा करने के क्रम में यहाँ पे देखिए, ये सर जब यहाँ प्रकाश जो है यहाँ से टकरा करके जब इधर आएगा, तो ये बहुत ही आंशिक रूप से चंद्रमा पर पड़ता है, इसलिए चंद्रमा देखिए इतना ही, आधा, मतलब बहुत चांद के जैसा दिखाई देता है, एकदम कम। फिर जब यहाँ आता है थोड़ा सा और ज़्यादा प्रकाश, तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है, और जब इसको पूरी लाइट मिल जाती है तो ये पूरा फुल चंद्रमा अपना चमकने लगता है। तो ये रीज़न इसका होता है चंद्रमा की कलाओं का। यहाँ पे देखिए, जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी चांदनी दिख रही है, पूरा जिस दिन पूरा चंद्रमा क्या है पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, थरिया की तरह, थाली की तरह, उस दिन हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के दिन ज्वार ज़्यादा होता है, अमावस्या के दिन भी ज्वार ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप सीख चुके हैं। चलिए, और यही दूसरा कंडीशन है। देखिए, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, कि अमावस की रात है ये। ठीक है, तो उस रात, यानी जिस दिन चंद्रमा पूरा जिस रात को दिखाई देता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिसको पूर्णमासी भी सब लोग कहते हैं, पूर्णमासी ने पूर्णिमा होता है। और जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देती, उसको हम अमावस्या कहते हैं। चले, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे इस आगे। देखिए, शुक्ल पक्ष, जिसको कृष्ण पक्ष भी बोला जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष क्या होता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक कि घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी जब चंद्रमा की आकृति बढ़ती जाए, मतलब पहले एकदम पतली से दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे बढ़ के पूरा हो जाता है, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा की क्या हो, आकृतियां धीरे धीरे घटती घटती एकदम बिल्कुल घट जाएं, तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इधर आप देख रहे हैं शुक्ल पक्ष है, इधर आपका कृष्ण पक्ष। यहां से देखिए, यहां पे पहले थोड़ा सा है, फिर इसमें थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, फिर इसमें क्या है और बढ़ा, फिर इसके आगे और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर यहाँ भी बढ़ा, फिर यहाँ तक एकदम पूरा जो है लाइट इसमें आ गया। तो यहाँ इस क्रम में क्या हो रहा है, चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब बढ़ रहा होता है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और वही चंद्रमा जब प्रकाशित होता है, यानी धीरे धीरे घटते हुए, यहाँ देखिए धीरे धीरे एकदम बिल्कुल घट जाता है, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यानी बढ़ते चंद्रमा को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहेंगे, और घटते चंद्रमा को क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष कहेंगे। आइए अब समझते हैं चंद्रमास के बारे में। जरा इसको पढ़ लीजिए। चंद्रमास होता क्या है? पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को
29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं तो इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? चंद्रमास कहेंगे। बात समझ गए? वैसे तो उसको 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट ही लगते हैं एक चक्कर लगाने में, लेकिन जब वो क्या करता है, पृथ्वी को जब घूमता है तो मतलब अपने अक्ष पे, कलाओं पे घूमता है, तो अपने अक्ष से फिर जहां से वो स्टार्ट किया फिर वही जगह आने के लिए उसको 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय उसको लग जाता है। वही चीजें यहाँ पर आपको फिगर में दी गई हैं, ये चीजें आप समझ सकते हैं, इस चीजों को हमने समझा भी दिया है। चले, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफर, आइए इसको जानते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफर क्या है हमारा? शक्तिशाली दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान के आविष्कार से बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिली। यानी शक्तिशाली दूरदर्शी से हम जब देखते हैं तो हमको अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तारे वगैरह उसमें दिखाई देते हैं। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो थे, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में जो रूस का क्षेत्र है, रूस में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये आप देख पा रहे हैं दूरदर्शी। ठीक है, इस दूरदर्शी से क्या देखा जाता है? चंद्रमा को देख सकते हैं आप, उस तारों को यहां से देख सकते हैं इसकी सहायता से। ये देखिए, ये गैजेट आप देख पा रहे होंगे। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की यूरी गागरिन ने। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यान था, इसी यान में वो बैठ करके गए थे और उन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो ये वो यान है, ये आप आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी में जाकर के उन्होंने क्या किया था? उसकी परिक्रमा की थी। आगे समझते हैं, चांद पर मनुष्य का पहला कदम। यानी 20 जुलाई 1969 का वो दिन था, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा था, जिसका नाम क्या था? जिस यान से वो लोग गए थे उसका नाम था अपोलो। गया कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और उनके सहयात्री कौन थे? यानी उनके साथ में जाने वाले कौन थे? तो एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये दो उनके सहयोगी गए थे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो जिस यान से गए थे चंद्रमा पर पहली बार जो कदम रखा, किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये वो उनका यान है। यहाँ पे आप इनका यान देख पा रहे हैं, ये वही यान है। इस यान का नाम क्या है? अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11, इसी यान से ये लोग चंद्रमा पर पहली बार कदम अपना रखे थे। क्लियर है? ठीक, ये उनका फोटो है। देखिए यहां पर ये लोग गए थे चंद्रमा पर पहली बार। चले, मानव निर्मित उपग्रह कौन है? आइए जानते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित उपग्रह जो विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखिए, भारत द्वारा विकसित मुख्य उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है। ठीक है, एडुसैट आदि। यानी आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भारत द्वारा भेजा गया उपग्रह है। ठीक, चलिए, सूर्य ग्रहण और
एवं चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हमने हल्की सी आपसे चर्चा किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा। प्राचीन मान्यताएं क्या हैं कि सूर्य ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायित्व हैं। ये हमारे पौराणिक कथाओं से पता चलता है। राहु सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को निगल लेता है और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, ऐसा मानना है। पौराणिक कथाओं में मतलब जो हमारे पूर्वज थे इस तरह से इसको मानते थे कि सूर्य ग्रहण के समय जो राहु था, राहु क्या था, सूर्य को निगल लेता था और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को केतु निगल लेता था, जिस वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते थे। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक मान्यता क्या है, वर्तमान में वैज्ञानिक लोग इसका क्या मतलब एनालिसिस करके क्या इसका उत्तर निकाले, आइए इसको जानते हैं हम। तो महान भारत खगोल शास्त्री आर्यभट्ट द्वारा लगभग 1600 वर्ष पहले प्राचीन मान्यता का खंडन किया। उन्होंने प्राचीनतम जो मान्यता चली आ रही थी उसका खंडन करते हुए वो कहा कि आर्यभट्ट के अनुसार ग्रहण एक वैज्ञानिक व्याख्या है। जैसे देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण जो है सूर्य ग्रहण लगता है। अब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया कब पड़ेगी, जब क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी। तो जब चंद्रमा आएगी तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो इस कंडीशन में हमको जो है हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। वहीं चंद्रमा के कंडीशन में यानी चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। यानी जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ने लगती है, चंद्रमा पर, जिस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। आइए इसको समझ गए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पहले हम लोग छाया के बारे में जान लें कि छाया क्या होता है, तब उसके बाद हम जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को फिगर के माध्यम से। यहाँ देखिए, छाया या परछाई, आप लोगों की परछाई जहाँ लाइट पड़ती है आपके ऊपर, तो आपके पीछे आगे जिस दिशा से अगर जो लाइट आ रही है उसके अपोजिट दिशा में क्या आपकी परछाई बनती है या छाया बनती है। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर हमारी एक धुंधली काली छाया बनती है। वही हमने कहा, जब सूर्य के प्रकाश में जब हम खड़े होते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में एक छाया बनती है काली सी, तो उसको क्या कहते हैं, हम छाया या परछाई कहते हैं। क्रियाकलाप, जैसे बल्ब की रोशनी के सामने अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया बनना देखिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए एक लाइट जल रही है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो जहाँ खड़ा हुआ लाइट के अपोजिट यहाँ पे देखिए एक काली जो है छाया बनी हुई है, जिसको क्या कहते हैं, परछाई या छाया बोलते हैं। तो ये कारण होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक काली जो है धुंधली आकृति बनती है, जिसको हम छाया का नाम देते हैं। ठीक है, छाया समझ में आया आपको। छाया किस तरह से कार्य करता है, आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए, छाया वस्तु की आकृति जैसी बनती है, यानी आदमी खड़ा होगा तो आदमी जैसी ही छाया बनेगी। गाय भैंस भेड़ बकरियां खड़ी होंगी तो गाय भैंस भेड़ बकरियों जैसा ही जो है छाया बनेगा। यानी जिस आकृति को जिसमें क्या प्रकाश आर पार न जाए, यानी अपारदर्शी हो, उसकी छाया जिस आकृति की वो रहती है उसी आकृति की उसकी छाया भी बनती है। गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। यानी जैसे आप एक जगह खड़े हैं तो आपकी छाया बनी हुई है, तो आप जैसे जैसे चलते जाएंगे तो आपके साथ साथ आपकी परछाई यानी आपकी छाया भी चलती जाती है। यानी गति के अनुसार वो अपना स्थान बदलती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु
की बनती है। अब ऐसा नहीं है कि छाया सभी वस्तुओं की बन जाए। जहां से प्रकाश जो है गमन कर जाएगा, आर पार चला जाएगा, उस वस्तु की छाया नहीं बनेगी। हाँ, जो वस्तु अपारदर्शी है, जिससे प्रकाश जो है बाहर नहीं जा सकता, उसी वस्तु की छाया बनती है। अपारदर्शी क्या होता है, पहले इसको समझिए। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जा सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। समझ गए? तो हमने छाया भी आपको बता दिया और हमने आपको अपारदर्शी भी बता दिया, ताकि आपको दिक्कत ना हो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पत्थर लिया हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे अपारदर्शी है। ये चीजें इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अपारदर्शी है। ठीक है, यहाँ पे आर पार दिख रहा है उसका, देखिए यहाँ पे, देखिए आंखें दिख रही हैं, यहाँ पे इसका दांत दिख रहा है, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। तो जहां से चीजें अगर आर पार दिखाई दे रही हैं, वो उस वस्तु का क्या है, छाया उस पर नहीं बन सकता। आइए सीजगी के बारे में जानते हैं। सीजगी क्या होता है, बहुत ही मेन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजगी होता क्या है ये समझते हैं। सीजगी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध रेखा में यानी एक सीध रेखा में होते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है, सीजगी। यह दो प्रकार की होती है, एक को युति कहते हैं, दूसरे को व्युति कहते हैं। आइए युति और व्युति दोनों जानेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, हमने कहा क्या, जब क्या होगी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहते हैं सीजगी। क्या नाम देते हैं, सीजगी देते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो देखिए तीनों एक सीध में है, तो इसको क्या कहेंगे, सीजगी कहेंगे। हो सकता है चंद्रमा इधर, बीच में पृथ्वी है, चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाते यहाँ पे आ जाए, चंद्रमा बीच में आ जाए, पृथ्वी लास्ट में आ जाए, तो भी उसको भी हम क्या कहेंगे, सीजगी कहेंगे। लेकिन हाँ, इसका नाम बदल जाता है कि जब चंद्रमा बीच में होगी तो उसको क्या कहेंगे, चंद्रमा बाद में होगी तो उसको क्या कहेंगे। तो इन्हीं घटनाओं को युति और व्युति नाम दिया गया है। आइए दोनों को समझते हैं। यानी जब तीनों, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में होंगे तो उसको हम सीजगी कहेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। क्या कहते हैं, युति कहते हैं। आइए युति के बारे में समझते हैं। पहली चीज आपने क्या समझा कि युति के समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये चीज जान लीजिए, युति के समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण। और वियुति के समय क्या होता है, वियुति के समय आपका चंद्र ग्रहण होता है। यह अमावस्या को होता है, यानी युति की जो घटना है वो अमावस्या को होती है। और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। आइए समझते हैं। हमने कहा क्या, हमने आपको बताया कि सीजगी कब होगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे। लेकिन एक सीध में होगा, कभी चंद्रमा बीच में होगा, कभी पृथ्वी बीच में होगा। तो इस कंडीशन में जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, यानी बीच में जब चंद्रमा होती है तो उस घटना को हम युति कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ भी है, यहाँ भी चंद्रमा है, यहाँ भी चंद्रमा है। तो जब बीच में चंद्रमा रहेगी तो उस घटना को क्या कहेंगे, युति कहेंगे। और इसी युति के घटना को हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी पर। चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी पर। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसी को हम कहते हैं क्या, सूर्य ग्रहण। क्लियर है? जब देखिए ये चंद्रमा बिल्कुल सीध में होती है, बिल्कुल सीध में होती है,
ठीक है। यानी यहाँ पे तो देखिए, यहाँ जब सूर्य का प्रकाश जा रहा है तो ये चंद्रमा क्या है, पूरी तरह से प्रकाश को रोके हुए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी छाया पड़ती है, यानी पूरा जो है आगे ब्लैक ब्लैक दिखाई देता, सूर्य बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण करते, जब सूर्य पूरी तरह से छिप जाए, ठीक है। वहीं जब थोड़ा और देखते हैं कुछ समय के बाद, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का किनारे से रोशनी जा करके, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मीडिएटर हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हल्का हल्का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, तो एक छल्ला बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक छल्ले के भांति जो है हल्का हल्का किनारे किनारे दिखाई दे रहा है। वही देखिए, इस मार्ग से जब हट जाती है पृथ्वी, यहाँ अगर रहती तो ये तो वलयाकार सूर्य ग्रहण होता, तो ये जब किनारे पे आ जाती है तो यहाँ से सूर्य का आधा भाग हमको, इतना भाग हमको दिखाई देने लगता है, कुछ भाग, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी आधा सूर्य ग्रहण इसमें लगा होता है। यानी जब पृथ्वी अपना जो है यह स्थिति बदल लेती है, परिवर्तित कर लेती है, यहाँ पे रहती है तो छाया बनता है, लेकिन जब यहाँ आ जाती है तो यहाँ से इसको आधा सूर्य दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, खंडग्रास सूर्य ग्रहण। क्लियर है इतना। अब आइए बीयूती के बारे में जानते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ध नहीं रहेगा, ये या रहेगा, बीयूती है, ठीक है। क्लियर है। बीयूती के बारे में, जिसको हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे, जिसको हम चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। यहाँ देखिए विद्युती हो गया, विद्युती ने बीयूती होता है, ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बीयूती कहते हैं। और यह जो बीयूती की घटना होती है, कहिया होती है, पूर्णिमा के दिन। युति की घटना कहिया होती है, अमावस्या के दिन। युति में क्या होता है, तो युति में बीच में चंद्रमा आ जाती है, जिस वजह से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक। इसी स्थिति में पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, तो जिससे चंद्र ग्रहण होता है। अब ये भी 3 तरह से होते हैं। अब देखिए कौन कौन से 3 तरीके हैं। 3 तरह से चंद्र ग्रहण होता है, तीनों तरीका देखते हैं आपके सामने। यहां पे देखिए सूर्य है, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एकदम मध्य में रहता है तो यहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा थोड़ा सा आगे चला जाएगा, इधर चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में, हल्की सी रोशनी इस पर पड़ने लगेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, आंशिक चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, आंशिक चंद्र ग्रहण, यानी कुछ भाग उसका दिखाई देने लगता है, कुछ ही भाग जो है उसका छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ से जो भाग यहाँ से जो छिपे हुए हैं, देखिए यहाँ से इतना भाग यहाँ पे जो है छिपा रहेगा, इतना भाग यहाँ, क्योंकि इतना छाया रहेगा, और इधर जो है बाकी इधर के जो एरिया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, इसलिए कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। यानी यहाँ ये जो लाइन बनी है, इससे ऊपर का जो भाग है ये इतना, यही सिर्फ जो है आपको नहीं दिखाई देगा, इसी पे सिर्फ छाया बनी होगी, तो इसलिए इसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब पूरी तरह से आगे बढ़ जाती है चंद्रमा, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको क्या कहते हैं, माध्य चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत हल्की छाया इस पे पड़ती है, ठीक है, तो पृथ्वी की छाया। आगे चलिए। तो आई होप दोस्तों आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आए होंगे, युति बीयुति समझ में आए होगी, चंद्रमा और पृथ्वी भी आपको समझ में आए होंगे। तो साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको जो है हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।